वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से। आज रात 12 बजे से पूरे 8 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। साहिब नजर रखना, मौला नजर रखना, तेरा करम सबको मिले, सबकी फिक्र रखना। साहिब नजर रखना, मौला नजर रखना। प्लांट 22 तारीख को बंद हुआ, उस दिन से हम लोग का खाने पीने का इतना दिकदारी है। ना आदमी की आदमी झेले गुलामियां, ना आदमी से आदमी। खाना पीना नहीं मिला, ना मजदूरी, कोई पैसा टका है नहीं, खाने को मिल नहीं रहा है। हम दिल्ली में मजदूरी कर रहे थे। मम्मी मेरा जो है गांव में गेहूं तैयारी करवा रहा था, उसी टाइम उसका मुंडी जो है कट गया, अलग हो गया सिर। हम मजदूरी कर रहे हैं। अब यहाँ से सर कोई उपाय नहीं है जाने के लिए। आप लोग कुछ दिमाग दीजिए, हम लोग गाँव जाता है। नजर रखना, साहिब नजर रखना, मौला नजर रखना। प्रजा सुखे सुखम राज्ञा, प्रजानाम च हिते हितम, नात्म प्रिय हितराज्ञा, प्रजानाम तु प्रिय हितम। राष्ट्र के प्रशासक का राज धर्म होता है राष्ट्र की प्रजा को सुनना और स्वीकार करना। प्रजा के सुख में ही प्रशासक का सुख निहित होता है। लेकिन जब राष्ट्र के प्रशासक द्वारा राष्ट्र की प्रजा की आवाज को दबाया जाने लगे तो वहां कैसा राजधर्म। आज राष्ट्र के प्रशासक नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने अपने राजधर्म की अवहेलना करते हुए लोकतंत्र के मंदिर संसद में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा जनता के हितों से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों को दबाने के लिए संसद में प्रश्नकाल को ही स्थगित कर दिया है। प्रश्नकाल को स्थगित करना न केवल संसद के सदस्यों के संवैधानिक अधिकारों का हनन के समान है, अपितु देश की 130 करोड़ जनता की आवाज को कुचलने के बराबर है। लेकिन देश की 130 करोड़ जनता की आवाज को उठाने के लिए, सरकार से प्रश्न पूछने के लिए भारतीय युवा कांग्रेस लेकर आई है डिजिटल क्वेश्चन आवर। इस मंच के माध्यम से न केवल देश की जनता के सवालों को सरकार से पूछा जाएगा, अपितु हम जानेंगे कि कैसे भारत देश में एक प्राकृतिक त्रासदी नरेंद्र मोदी जी द्वारा जबरदस्ती थोपे गए अनप्लान लॉकडाउन के कारण मोदी मेड त्रासदी में तब्दील हो गई। 24 मार्च 2020 केवल 4 घंटे के नोटिस के साथ एक घोषणा होती है अनप्लान लॉकडाउन की। इस लॉकडाउन में आपने नए नए रंगों को देखा, नए नए ढंगों को देखा, नई नई परिस्थितियों को देखा। देश के युवा, देश के प्रवासी मजदूर, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगार, छोटे और मध्यम कारोबारियों को पर्याप्त संसाधनों की कमी से जूझते हुए देखा। मकान का किराया, बिजली का बिल, बच्चों के स्कूल की फीस की कमी के कारण उपजे हुए तनाव को देखा। लगातार बढ़ती हुई बेरोजगारी की लटकती हुई तलवार को देखा। और तो और शहर से वापस गांव की ओर पलायन करते हुए भूखे नंगे पैर चलते हुए प्रवासी मजदूरों को देखा। प्रवासी मजदूरों को रेल की पटरी पर कटते हुए देखा, रेल का किराया बढ़ते हुए देखा। किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य न मिलने के कारण रोते हुए देखा। किसान की फल और सब्जियों को सड़कों पर सड़ते हुए देखा। अनाज को मंडी में भीगते हुए देखा। छोटे और मंझले कारोबारियों को उनके व्यापार पर ताला लगाते हुए देखा। घरों में बैठते हुए देखा। और तो और प्रवासी मजदूरों को भटकते हुए देखा, भय के कारण मरते हुए देखा। देश के प्रधानमंत्री
और वित्त मंत्री द्वारा नए नए घोषणाओं को देखा, 20 लाख करोड़ रुपए के जुमला पैकेज को देखा, लेकिन देश की सरकार ने देश की जनता की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा कि कैसे अनप्लान लॉकडाउन के कारण उपजे संकट के दौर में वो कैसे जी रहे हैं, कैसे अपने पर्याप्त संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। लेकिन फिर भी सरकार जनता के सवालों को दबाना चाहती है। साहब, सरकार जनता तो सवाल पूछेगी ही। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं और सुनते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुखर प्रवक्ता श्रीमती सुप्रिया श्रीनेत जी को। इस बार का संसद सत्र बिना क्वेश्चन आवर के, बिना प्रश्नकाल के हो रहा है और ये चिंता की बात है, क्योंकि क्वेश्चन आवर में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, हमारे प्रतिनिधि होते हैं, वो सरकार से सवाल पूछते हैं और सरकार की जवाबदेही बनती है। किसी भी ज्वलंत मुद्दे पर वो पूछ सकते हैं। और इस बार तो क्वेश्चन आवर होना और भी जरूरी था, क्योंकि एक बड़े अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन में ये हो ही रहा है सेशन। चाइना ने घुसपैठ करी हुई है, कोविड महामारी बुरी तरह से फैली हुई है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, लेकिन सरकार इन सब सवालों के जवाब नहीं देना चाहती और डर कर तानाशाह सरकार ने क्वेश्चन आवर को ही समाप्त कर दिया है। कुछ लिखित आंसर्स आए हैं, कुछ लिखित जवाब आए हैं और उससे ये साफ है कि सरकार के पास कोई ब्यौरा नहीं है कि कितने श्रमिक मजदूर मर गए घर जाते वक्त, उनके पास कॉम्पनसेशन का कोई ब्यौरा नहीं है। कोरोना काल के दौरान असंगठित क्षेत्र कैसे प्रभावित हुआ, वो कोई ब्यौरा नहीं है। कितनी नौकरियां गईं, कितने लोग बेरोजगार हुए, इसका कोई ब्यौरा नहीं है। जो तथाकथित 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात करी गई थी, वो कैसे बटा, कैसे इन्फ्यूज हुआ इकोनॉमी में, उसका कोई ब्यौरा नहीं है। तो सवालों के जवाब ही नहीं है, इसलिए बेटर है कि सवाल ही मत पूछो। लेकिन सवाल तो रहेंगे और ये ज्वलंत सवाल है, क्योंकि एक लोकतंत्र में और एक जीते जागते लोकतंत्र में सवाल तो पूछे जाएंगे। इसीलिए मैं इंडियन यूथ कांग्रेस की इस पहल का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूँ, इस वर्चुअल क्वेश्चन आवर का, क्योंकि सवाल पूछने जरूरी हैं। चीन के साथ हमारी क्या रणनीति है, चीन ने किस तरह की घुसपैठ करी है, हम उसको कब बाहर निकालेंगे, कोरोना के संक्रमण को कैसे कम किया जाएगा, सरकार ने तो पलड़ा झाड़ दिया है, कैसे लोगों की नौकरियां वापस बहाल करी जाएंगी और कैसे इस आर्थिक महामारी से भी बचा जाएगा। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सरकार इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है। हम सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि सवाल पूछना एक लोकतंत्र में हमारा मौलिक अधिकार भी है और परम राजधर्म भी है। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा सुप्रिया श्रीनेत जी ने। सरकार को सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। ये जनता के सवाल हैं, आप इनसे भाग नहीं सकते। हम तो बस प्रवासी हैं, क्या इस देश के वासी हैं? अगर हम नहीं हैं इंसान तो मार दो हमें, दे दो फरमान। खाने को तो कुछ ना मिल पाया, भूख लगी तो डंडा खाया। फासले तय किए हजारों मील के, कुछ साइकिल पर, कुछ पैर नंगे। मरे कई भूख से और कई धूप से, पर हिम्मत ना टूटी बड़ों के झूठ से। बस से भेजकर, रेल से भेजकर, जान खो बैठे रास्ते भूलकर। यहाँ प्रतिमाओं की बड़ी है हस्ती, पर इंसानों की जान है सस्ती। बड़े सपने, अच्छे दिन बतलाए, पर भूख किसी की मिटा ना पाए। चाहिए ना भीख, ना दान, बस ना छीनो आत्मसम्मान। हम तो बस प्रवासी हैं, क्या इस देश के वासी हैं? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि संसदीय शासन व्यवस्था की अभाव के कारण हम कहीं के भी नहीं रहेंगे, लेकिन मौजूदा शासन व्यवस्था देश के लोगों को लगातार लोकतंत्र के दायरे से बाहर कर रही है और बार बार लोकतंत्र पर प्रहार कर रही है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम सुनते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव श्री सचिन राव जी को। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा
कि जो भाजपा सरकार लोकसभा में जिस तरह चलाना चाह रही है वो लोकतंत्र के ऊपर एक प्रहार है, लोकतंत्र की हत्या का एक प्रयास है। लोकतंत्र सिर्फ वोट कमाकर सत्ता हासिल करना नहीं होता, लोकतंत्र सबकी आवाज़ को शामिल करके सरकार चलाना, इसको लोकतंत्र कहते हैं। और सबकी आवाज़ को शामिल करने की प्रक्रिया में ये भी एक चीज़ जुड़ा है कि आप औरों की आवाज़ सुने, औरों की सवाल सुने और उसको जवाब दें, खास करके वो लोग जो आपसे सहमति नहीं रखते। और इस संवाद को लोकतंत्र कहते हैं, ना कि वोट के आधार पर सत्ता हड़पना। तो सबसे पहले हमारा कड़ी निंदा इस क्वेश्चन आवर को हटाना और इस तरह से लोकसभा को चलाने के प्रक्रिया के ऊपर हमारी कड़ी निंदा। दूसरा मेरा सवाल सरकार से सवाल है इस लॉकडाउन पे, इस तानाशाही लॉकडाउन पे, जिसको मैं लॉकडाउन नहीं लॉकअप कहूँगा। इस लॉकअप को सरकार ने 4 घंटे, मोदी जी ने बड़े तामझाम के साथ 4 घंटे में टीवी का नोटिस दिया इस देश की जनता को, इसके पहले कि उन्होंने पूरे देश को पूरे संपूर्ण रूप से बंद कर दिया। इस तानाशाही लॉकअप की वजह से लाखों करोड़ों लोगों के रोजगार गए, सैकड़ों लोग अपने घरों में भुखमरी के वजह से डेस्परेट होकर अपने घर वापस गांव तक पलायन करने का प्रक्रिया किया, जिसमें सैकड़ों लोगों की सड़क में मौत हुई, बहुत लोगों की, जिसका सरकार कहती है आंकड़ा ही नहीं है। और बहुत लोग भूखे चले घर तक, पैरों में छाले और दर्द, और हम देश रो पड़ा उन दिन। और उसी के साथ घर उजड़ गए, सपने उजड़ गए, जीवन उजड़ गए और देश का अर्थव्यवस्था संपूर्ण रूप से डामाडोल हो गया। शहर में हम बेसहारे, गांव मेरा घर पुकारे, कल क्या होगा सोचता दिल थम सा जाता रे। ये बीमारी जान लेती, काम छूटे घर उजाड़े, ये गरीबी हम जो जीते कम है क्या रे। गांव माटी दूर तो है छोड़ आए, घर में भूखे भात लाने दूर आए। मजदूरों की इस भीड़ में हर चेहरे की एक कहानी है। यह सिर्फ घर जाने की बेचैनी नहीं, इसके पीछे दर्द की अनगिनत दास्तां है। ये सुनीता है, सिर पर सामान की गठरी और सीने में इतना गम जो आंसू बनकर आंखों से छलक रहा है। सही कहा सचिन राव जी ने। देश की भाजपा सरकार के अहंकार ने जनता की भावनाओं को कुचलने का काम किया है। बता दिल्ली तू क्या कहती है, तू रानी बन गई वेदना जनता क्यों सहती है। भाग्य सबके दबा रखे हैं, किसने अपने कर में, हुई थी जो विवाह बंदनी हुई किस घर में। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चलते हैं और सुनते हैं भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और दिल्ली प्रभारी श्री हरीश भैया पवार जी को। धन्यवाद सुनील। सरकार ने जिस तरीके से प्रश्नकाल स्थगित करने का निर्णय लिया है, यह अपने आप में दर्शाता है कि सरकार किसी की भी बात संसद में भी उठने नहीं देना चाहती। सरकार से कोई सवाल ना करे, ऐसी सरकार की मानसिकता है। लेकिन भारतीय युवा कांग्रेस डिजिटल क्वेश्चन आवर के माध्यम से सरकार से सवाल पूछती रहेगी। आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से बिना तैयारी के लॉकडाउन लगाया गया, और इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिना तैयारी करने वाला प्रधानमंत्री के दौर पे आने वाला समय हमेशा याद रखेगा। चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे लॉकडाउन हो, जिस तरीके से बिना तैयारी के ये सारी चीजों का नियोजन करने की कोशिश करते हैं, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। इस लॉकडाउन की वजह से जिस तरीके से लोगों की नौकरियां चली गई, जिस तरीके से लोग अपने घर से दूर फंसे रहे, अगर उन्हें थोड़ा समय मिलता तो शायद वो बाकायदा ट्रेन से या बसेस से अपने घर पहुंच सकते थे। जिस तरीके से कई 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर मजदूर पैदल चल के नंगे पांव बगैर खाए पिए वो अपने घर पहुंचा। कई ट्रेनें जिनको जाना उत्तर प्रदेश था और उड़ीसा पहुंच गई। आप देखिए, हंसने वाली बात है कि ट्रेनों का भी उन्होंने सही तरीके से तैयारी नहीं की और बेचारे लोग भूख से तड़प के, उसमें कई लोगों की जान भी चली गई, आपने देखा होगा। तो इस तरीके से ये जो लॉकडाउन था, ये पूरी तरीके से अनप्लान्ड लॉकडाउन था
और नरेंद्र मोदी जी पे अगर एक वेब सीरीज बन सकती है अनप्लान्ड प्राइम मिनिस्टर बोल के, हर चीज जो वो करते हैं उसमें कोई उनका प्लानिंग नहीं होता है, हर चीज वो करते हैं वो उनका प्लानिंग फंस जाता है और उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। ये ठीक नहीं है मोदी जी। जब वोट देने का टाइम आएगा तब आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, मुझे पहचानते नहीं, लेकिन आज मीडिया वालों के जरिए वो हम लोगों को नहीं पहचाने, इसी अंगूठे से जीतते हैं वो लोग। ये अंगूठा दबता है। कह रहे थे भाजपा सरकार बड़ी नीक है, कुछ नहीं नीक है, सब मतलबी है, स्वार्थी है। घर तो जाना ही है सर, जैसे मर्जी जाए। बहुत करेगा तो 4 लाख और मारेगा, यही करेगा, इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकता। उसको ये नहीं पता है कि लठ की जगह इनको खाना चाहिए, लेकिन खाना की जगह लठ मिल गई है। हमें डंडे से पेट भरेगा। हर जगह प्रताड़ित किया जा रहा है। एक कहाँ का कानून है? अरे आपको कानून आपको चलाना है तो आप जो मजदूर फंसे उनको कहीं पे रहने की व्यवस्था कीजिए, उनको खाने की व्यवस्था कीजिए, उनको रखिए आप जहाँ रखना है 2, 4, 10, 15 दिन, तो हम माने कि आप कानून चला रहे हो। जब से रूम से निकला हूँ जब से डंडे खा रहा हूँ। जो कभी इतनी दूर पैदल नहीं चलते थे, आज 500 किलोमीटर पैदल चल रहे, उसकी कैसी हालत होगी सर आप बताइए। मैं खाने पीने की दिक्कत आएंगी, पैसा नहीं है, पानी की दिक्कत आएंगी, सब चीज की दिक्कत आएंगी यहाँ पर ही। चलते चलते थक गए, चलते चलते थक गए। आप लोग को कहाँ उतरना था? आगरा। आगरा गाड़ी गई नहीं। आगरा भी बोला था हमने लिखने के टाइम पर, उन्होंने पूछा था क्या जाना है, आगरा जाना है। और साहब रास्ते में पानी भी नहीं मिला पीने के लिए, कहीं पानी भी नहीं पीने दिया हमको। भी बोलते हैं कि खाना दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, आगे एक बोगी में दे दिया और पीछे दे दिया, बीच में कुछ भी नहीं है। बीच में ना खाना है ना कुछ भी है, पानी भी नहीं है। यहाँ कुछ नहीं मिला, कुछ यहाँ भी कुछ नहीं, अभी भी कोई व्यवस्था नहीं। सही कहा हरीश पवार जी ने। इतिहास मोदी जी के अहंकार को याद रखेगा, मोदी जी के इस अनप्लान लॉकडाउन के कारण उपजे संकट को याद रखेगा। जब दूरदर्शी नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कोरोना महामारी के संकट को लेकर देश की सरकार को ट्वीट करके चेता रहे थे, तो देश की सरकार अपनी सत्ता के नशे में मदमस्त थी। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अब्राम रॉय मोनी जी को। धन्यवाद सुमित, बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रश्नकाल को स्थगित कर दिया है। पार्लियामेंट में जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि अगर सवाल नहीं उठाएंगे तो ये लोकतंत्र कैसे चलेगा। माना मोदी जी के पास 300 एमपी है तो 250 और एमपी भी है इस देश में, जिन्हें भी जनता ने ही चुन करके भेजा है, और उन्हें भी हक है कि जनता के सवालों का, उनके परेशानियों का सवाल यहां इस पार्लियामेंट में उठाए। और सरकार क्या छुपाना चाहती है? अपनी नाकामी। पूरे देश के सामने उनकी नाकामी आ चुकी है। देखिए, ये कोरोना महामारी आई, हम मानते हैं कि महामारी है, लेकिन क्या हिंदुस्तान में शुरू हुआ? ये शुरू हुआ चाइना में और देशों में फैला। कोविड-19 क्योंकि 2019 में शुरू हो गया था, उसके बाद जनवरी महीने में कई देशों से होते हुए जनवरी 30 को पहला एक केस इंडिया में आया। फरवरी 12 को राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया मोदी जी को, कहा कि इस पे बहुत सीरियसली विचार करने चाहिए और बहुत सीरियस कदम उठाने चाहिए वरना बड़ी दिक्कत होगी। बिल्कुल नहीं ध्यान दिए। डोनाल्ड ट्रंप को 100 करोड़ का दीवार बना करके झुग्गियों को छुपाने के पीछे लगे हुए थे मोदी जी। अगर इंटरनेशनल फ्लाइट से जो इन्फेक्टेड लोग यहां पर आए, इंटरनेशनल फ्लाइट मार्च 25 को बंद किया गया। अगर पहले बंद किया होता तो शायद हमें लॉकडाउन की जरूरत ही ना पड़ती, या बहुत ही इतने तीव्र और इतना लंबा लॉकडाउन का जरूरत नहीं पड़ता। ये अनप्लैन्ड लॉकडाउन है, टोटल मिसमैनेजमेंट है।
12 फरवरी 2020। राहुल गांधी भारत के पहले राजनेता थे जिन्होंने कोरोना खतरे के बारे में आगाह किया, लेकिन सरकार ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। 17 मार्च 2020 राहुल गांधी ने पुनः सरकार को कोरोना संकट के बारे में आगाह किया। आर्थिक सुनामी आने वाली है। कोविड से पहले मैं कह रहा था और अब मैं कह रहा हूं कि 100% आर्थिक सुनामी आ रही है और मैं सरकार से कह रहा हूं, हर रोज कह रहा हूं कि आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। सरकार ने तब भी ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। 24 मार्च 2020 लॉकडाउन होते ही कांग्रेस, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSUI आदि को जनसेवा में लगाया। अभी तक लाखों लोगों की सहायता की जा चुकी है। मदद पहुंचाने का काम आज भी जारी है। 26 मार्च 2020 वायनाड में वेंटिलेटर, जांच किट, मास्क और अन्य उपकरणों के लिए 2.67 करोड़ रुपए अनुमोदित किए। 17 अप्रैल 2020 सांसद न होने के बावजूद अमेठी के लिए 11 ट्रक आटा, दाल, चावल और अन्य जरूरी सामान भेजे। 27 अप्रैल 2020 केंद्र सरकार को कोरोना संकट से निपटने के लिए ये निम्न महत्वपूर्ण सुझाव दिए। ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की जाए ताकि वास्तविकता का पता चल सके। खाने की कमी होने वाली है, इसलिए गोदाम में पड़े स्टोरेज से गरीबों को अनाज दिया जाए। जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी खाद्य पदार्थ मिले, ऐसी व्यवस्था हो। न्याय योजना की तरह 20% गरीब लोगों को पैसा मिले, क्योंकि गरीबों को और दिक्कत होने वाली है। बड़ी कंपनियों के लिए भी पैकेज तैयार करने की जरूरत है। बेरोजगारी शुरू हो गई है। रोजगार देने वाली SMEs के लिए सरकार को पैकेज तैयार करना चाहिए। बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों से चर्चा करके सरकार को जरूरी सुझाव दे रहे हैं। 16 मई 2020 राहुल गांधी मजदूरों से मिले और उनके घर जाने की व्यवस्था की। सही कहा अब्राहम रॉय मोनी जी ने। देश की सरकार के पास न लॉकडाउन के पहले कोई नीति थी, न लॉकडाउन के बाद कोई नीति है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं कर्नाटका प्रदेश के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय बसनराव गौड़ा जी। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಮುಂಚೆ, ತಾವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಬ್ಬ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ದೇಶದ ಕಾವಲುಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಲೂಟಿ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಕಾವಲುಗಾರ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು -23% ಆಗಿದೆ. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಏನಿವತ್ತ ಅವರು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸುವಿನಿಂದ ಬರಳಿ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಯುವಕರು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರ ಯುವಕರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 60% ಅಷ್ಟು ಯುವಕರು ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಯುವಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವಿನಿಂದ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮಧ್ಯಮದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ಮಧ್ಯಮದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ವರ್ಗದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಈ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತೇನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12 ಕೋಟಿ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ದೇಶದ ಯುವ ಜನತೆಗೆ.
ಆ ದೇಶದ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಕೋಡ ಮಾರ್ರಿ ಅಂತೀರಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೀರಿ. ಇಂಥ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಂಬುದು ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ರೈತರಿಗೆ ಇವತ್ತು ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಾಗಿದ್ದಾರೆ, ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವತ್ತು ಯುವ ಜನತೆ, ರೈತರ ಎಲ್ಲರ ವಿರೋಧಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಶೂನ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಈ ದೇಶ ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. There is no widespread undetected community transmission in New Zealand. We have won that battle, but we must remain vigilant if we're to keep it that way. It was important that I speak with all three opposition leaders because I'm unable to join them this afternoon as the House of Commons reconvenes to pass emergency legislation on COVID-19. This legislation will help ensure that Canadians are getting the support they need during these challenging times. No matter who you are, where you live or what you do. शाम को ठीक 5 बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खिड़कियों के सामने खड़े होकर 5 मिनट तक ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके मोदी जी द्वारा थोपे गए अनप्लान लॉकडाउन के कारण न केवल देश की आर्थिक हालात खस्ता हुई अपितु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देश की साख धूमिल हुई। मोदी सरकार के कुप्रबंधन को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत देश की सोवरन गारंटी जो कि उधार चुकाने की क्षमता होती है उसे BAA2 से घटाकर एक पायदान नीचे BAA3 कर दिया है, जो सबसे निचले स्तर से एक ऊपर होती है। ऐसा कोई सेक्टर बचा नहीं जिसे मोदी जी के अनप्लान लॉकडाउन ने ठगा नहीं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं कर्नाटका के युवा समृद्ध सूरज हेगड़े जी को। धन्यवाद सुमित जी। ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಜನರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. On the 24th of March 2020, in the infamous signature 8 p.m. speech, the Prime Minister announced that the country would have to go through its first 21-day nationwide lockdown. The announcement brought the country of 1.3 billion people to a standstill. The Prime Minister gave just a 4-hour notice, and on the 25th of March 2020, at the stroke of the midnight hour, when the world was asleep, India awoke to yet another Modi-made political catastrophe. The 4-hour notice proved to be a monumental disaster. The government failed to acknowledge and take cognizance of the monstrosity of the virus and the impact that it would have on the citizens and the economy. A country that entered the lockdown with a little more than 500 cases today has over 5 million cases and has the highest rise in daily cases and deaths in the world. While the few sat in the comforts of their home, rejoicing a well-deserved break, banging pots and pans, lighting diyas, lakhs of migrant laborers, daily wage earners, farmers, small-time businessmen went through unimaginable pain. We have been witness to the heart-wrenching images of migrant workers trudging their luggages, walking thousands of kilometers on the highways, all due to the disregard, pure lack of apathy and lack of clarity by the government. India is one of the only countries where the number of cases have risen even after the lockdown. All these facts just make it crystal clear that the lockdown was greatly mismanaged, badly implemented, and was hence a total failure. Since the question hour has been suspended in this session of the Parliament, the youth of the country are having to resort to such platforms to ask questions to the government. Here are my following questions. Were any expert committees constituted and consulted before the nationwide lockdown was implemented? Was any assessment made to measure the impact the lockdown would have on the citizens and the economy of the country?
What is the number of migrants who have traveled back to their home states? How many migrants have lost their lives? And have their families been compensated? How much money has been spent for their transportation back home by the central government? How many jobs have been lost during the lockdown? How many businesses have shut shop during this lockdown? And last but not the least, why was no direct cash transfer given to the poor of the country? What is the reason that such a scheme was not implemented? ताली भी बजी, थाली भी बजी और अर्थव्यवस्था की ऐसी बैंड बजी कि देश की अर्थव्यवस्था अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं दिल्ली प्रदेश के युवा भूदेव शर्मा को। धन्यवाद सुमित जी। सारा देश जानता है 22 मार्च को एक दिन के जनता कर्फ्यू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की गई, जिसे कई बार आगे भी बढ़ाया गया। मोदी जी लॉकडाउन लगाते समय आपने कहा था कि जान है तो जहान है, अगर जिंदा रहेंगे तो और कमाएंगे। देश की जनता ने आप पर भरोसा किया और अपने अपने घरों में ताला लगा करके अंदर बंद हो गए। आपने बिना सोचे समझे तानाशाही प्रवृत्ति के अनुसार लॉकडाउन लगाया। ये आपके तुगलकी फरमान 2014 से चले आ रहे हैं। मोदी जी, आपने लॉकडाउन लगाने से पहले देश की अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं सोचा, जो कोरोना से पहले भी काफी नीचे जा रही थी। आपने लॉकडाउन लगाने से पहले उन रोजगारों के बारे में नहीं सोचा जो कोरोना से पहले काफी रोजगार घटते चले जा रहे थे। मोदी जी, आपने उन छोटे मध्यम और बड़े उद्योग धंधों के बारे में नहीं सोचा कि अचानक से अगर बिना किसी योजना के लॉकडाउन लगाया जाएगा तो उन पर क्या फर्क पड़ेगा। आपने मोदी जी दूसरी बीमारियों से ग्रसित लोगों के बारे में नहीं सोचा कि उनका इलाज कहाँ किया जाएगा। मोदी जी, आपने उन हजारों करोड़ों बेसहारा बेघर लोगों के बारे में नहीं सोचा जो ठेला लगाते हैं, जो प्रतिदिन मजदूरी करते हैं और शाम को अपना पेट भरते हैं। आपने उनके रहने खाने पीने के लिए क्या व्यवस्था की? मोदी जी, कुछ व्यवस्था नहीं की। इस लॉकडाउन के दौरान कॉमेडी में भी कोई कमी नहीं रही है। ऐसी ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पर सामने आई जो आम तौर पर देखना मुश्किल है। हंसा हंसा कर पेट में दर्द कर देने वाली, लोटपोट कर देने वाली इनमें से कुछ झलकियां आपके साथ बांट रहे हैं। देखिए। भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। किसी को भी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है। भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। रास्तों में, गलियों में या मोहल्लों में नहीं जाते। भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। Go back, go back. China virus, go back. 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 गरीबी का ना कोई धर्म होता है, ना कोई जात होती है। गरीबी तो केवल गरीबी होती है। और जब लॉकडाउन के समय लोग अपने घरों के लिए सामान भर रहे थे, तो ये देश के गरीब प्रवासी मजदूर और कामगार अपने आने वाले संकट से बिल्कुल अनजान थे। उन्हें नहीं पता था कि वो एक ऐसे दौर से गुजरेंगे जो उनके लिए बिल्कुल कष्टदायी साबित होगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम सुनते हैं दिल्ली की रहने वाली गौरी शर्मा को। धन्यवाद सुमित जी। लॉकडाउन यानी कि ब्रेकडाउन, जिसके चलते देश की अर्थव्यवस्था का आज पूर्ण रूप से ब्रेकडाउन हो चुका है। लगभग 3 से 4 घंटे के अंदर बिना पूर्व सूचना के आपने देश की जनता पर लॉकडाउन थोप दिया। आपने इतना सा भी नहीं सोचा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था व देश की जनता पर क्या असर पड़ेगा। 21 दिन के अंदर आपने वादा किया था कि बीमारी से जंग जीत लेंगे, लेकिन 21 दिन में बीमारी से निजात तो नहीं मिला, अपितु आर्थिक रूप से पिछड़ापन बेहद ही ज़्यादा देखने को मिला। एक जो गरीब वर्ग का मजदूर होता है वो डेली वेजेस पर काम करता है, यानी कि दिहाड़ी पर काम करता है।
उसकी दिहाड़ी मिलना, क्योंकि वो काम पर नहीं जा रहा, उसकी दिहाड़ी मिलना बंद, सब कुछ बंद, तो वो आर्थिक रूप से बेहद ही ज़्यादा कमज़ोर हो चला और उसके डर का साया, एक डर का खौफ पैदा हो गया। तो ऐसे में उसने अपने परिवार को देखते हुए अपने गांव पलायन करने की सोची और भूखे प्यासे सड़कों पर अपने परिवार के साथ निकल पड़ा। और आपने बदले में क्या दिया? डंडे। अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो पिछले 45 वर्षों में शायद ही इतनी बुरी तरीके से जीडीपी की मार देखने को मिली है, वो आज तक नहीं मिली। 24% से भी ज़्यादा कमी, गिरावट जीडीपी में देखने को मिली है। अगर मैं छोटे कारोबारियों की बात करूं और मध्यम वर्गीय कारोबारियों की, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। छोटे और मध्यम वर्गीय कारोबारियों का बिजनेस बिल्कुल ठप हो चुका है। पहले डिमोनेटाइजेशन हो, फिर गलत तरीके से जीएसटी लाना हो, फिर अब तीसरा अनवांटेड तरीके से ब्रेक डाउन लगा देना, ये उनके कारोबार को ख़त्म करने का कारण रहे। मोदी जी के अनप्लान लॉकडाउन ने 2 नए कीर्तिमान बनाए। पहला, भारत में बेरोजगारी अपने इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई और दूसरा, भारत देश की अर्थव्यवस्था अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम सुनते हैं पश्चिम बंगाल की रहने वाली मोमिता कली जी को। थैंक यू जी। देश जल रहा है, सरकार सो रहा है, भूखा मर रहा है और मोदी जी कहते हैं सब चकासी। दिस इज आवर इंडिया, दिस इज न्यू इंडिया, this is digital India, this is so-called अच्छे दिन। The unplanned lockdown causes severe job crisis and hunger. There are more than 2 crore people lost their job in last 4 months. It is imposed by BJP government. The government has done their work of snatching employment instead of giving job. We know very well the BJP government is behaving like a skirt puzzle of Hitler government. Now 120 million people are jobless in unorganized sector. 21 million salaried Indians are jobless in our India. Indian unemployment rate is 6.1%, which is the highest in last 45 years. The villages are the soul of United India. But 78% villagers are jobless during this pandemic situation. But not helping these villagers, the BJP government has acted the soul of India, which is reflecting on the economy. And as per IMF, India's GDP growth rate is to minus 24.1%. And indicates that the lockdown in India is completely unplanned and mismanaged. Dear Modi ji, a dancing peacock or imported toy cannot solve the job crisis. It cannot provide any employment to anyone. They cannot arrange any food for the hunger. But you can. Your government can. That's why the entire nation wants to know, what are you doing to help these distressed people, to help the migrant worker? What is your activity to help those died person during this lockdown period? Modi ji, what is your real activity to overcome from this crisis? This is our fundamental right. That's why we can ask you again and again, and you have to explain everything in front of everyone. खाली पेट नंगे पाँव, खाली पेट नंगे पाँव, कैसे पहुँचा अपने गाँव, हम सब याद रखेंगे। पाई पाई तेरे जुल्मों का, पाई पाई तेरे जुल्मों का हिसाब रखेंगे। हम सब याद रखेंगे, हम सब याद रखेंगे। कहाँ रुका और कहाँ पे सोया, क्या क्या सोचा कितना रोया। कहाँ रुका और कहाँ पे सोया, क्या क्या सोचा कितना रोया। आत्मनिर्भर हुई आंख पे, आत्मनिर्भर हुई आंख पे आग रखेंगे। हम सब याद रखेंगे, हम सब याद रखेंगे।
पाऊं, कैसे पहुंचा अपने गांव। हम सब याद रखेंगे, हम सब याद रखेंगे। भारतीय युवा कांग्रेस के इस डिजिटल क्वेश्चन आवर के माध्यम से आप सभी ने सुना कि कैसे नरेंद्र मोदी जी के अनप्लान लॉकडाउन ने देश के युवा, देश के किसान, देश के प्रवासी मजदूर, छोटे और मझले कारोबारी और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों को आर्थिक चोट पहुंचाकर कैसे आर्थिक सुनामी लाने का कार्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी वक्ताओं का, जिन्होंने डिजिटल क्वेश्चन आवर के माध्यम से देश की जनता के सवालों को उठाकर देश की सरकार को आईना दिखाया और ये एहसास दिलाया कि देश की जनता की आवाज़ को न दबाया जा सकता है, न कुचला जा सकता है। देश की सरकार को जनता के सवालों का जवाब देना ही होगा। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके रहा समय में वो ताव कहाँ, वह जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है, काल उधर ही मुड़ता है। धन्यवाद। साहिब नजर रखना, मौला नजर रखना, तेरा करम सबको मिले, सबकी फिक्र रखना। साहिब नजर रखना, मौला नजर रखना। प्लांट 22 तारीख को बंद हुआ, उस दिन से हम लोग का खाने पीने का इतना दिकदारी है। ना आदमी की आदमी झेले गुलामियां, ना आदमी से आदमी। खाना पीना नहीं मिला, ना मजदूरी, कोई पैसा टका है नहीं, खाने को मिल नहीं रहा है। हम दिल्ली में मजदूरी कर रहे थे, मम्मी मेरा जो है गांव में गेहूं तैयारी करवा रहा था, उसी टाइम उसका मुंडी जो है कट गया, अलग हो गया सिर। हम मजदूरी कर रहे हैं, अब यहाँ से सर कोई उपाय नहीं है जाने के लिए, आप लोग कुछ दिमाग दीजिए, हम लोग गाँव जाता है। नजर रखना।